हो गई है, हो गई है। कहाँ जाऊं। हाँ हाँ। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। अब तो आ गई होगी आवाज, इतनी सुंदर दो पंक्तियां सुनाई। हाँ हाँ, सुन गया मालिक सरकार। ऐसे खेल हो जाते हैं, ऐसे खेल होते रहते हैं मेरे साथ में। महीने में 2-3 बार, 2 बार 3 बार ऐसा हो जाता है। मालिक आ गई आवाज, अभी आ गई। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। ये आवाज को ढूंढूं कहाँ जाकर। बोलो, आ गई आवाज। गुड इवनिंग गाइस। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार, जानदार, जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम BNS को समझने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसके जो उपबंध हैं, प्रोविजंस हैं, वो हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएं और हमारी परीक्षा में भी वो प्रश्नों के रूप में एकदम फिट बैठ जाएं। आप सबको बताया कि आज से आपके विनायक सीरीज के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट भी चालू हो गए हैं, तो और साथ में आपका प्रज्ञान बैच भी चल रहा है। तो इनकी क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है, और एक शिक्षक जब अपने दिल से पढ़ाता है तो फिर वो समय का विचार नहीं करता, वो फिर विषय के अनुसार चीजों को देखता है कि किस तरह से क्या करना है, कैसे नहीं करना है। जहां तक मुझे जानकारी है कि 3 बजे राहुल तेवतिया सर का जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है वो चल रहा है, और उसकी अवधि कुछ ज्यादा हो सकती है। तो अभी आपकी क्लास आज 4:30 बजे से हुई है। अब आपको क्या काम करना है, ये ध्यान रखना है कि ये जो 4 बजे वाली क्लास है, अब डेली आपकी 5 से 6 हुआ करेगी। फिर 1 घंटा हम टाटा हेलो हाय बाय बोला करेंगे, और देन हमारी जो क्लास है वो 7 बजे से मूल विधि का प्रैक्टिस सेट चला करेगा। तो आपको मौज आ जाएगी बेटा, उसमें क्या आ जाएगी, आपको मौज आ जाएगी, सुख का अनुभव आपको होगा। आज शाम को 7 बजे आपको आना नहीं भूलना है, और मैं एक दिन पहले ही बता दिया करूंगा। आज जो प्रैक्टिस सेट है रिविजन कर लेना, रिवीजन कर लेना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का है, कुल मिला के 10 धाराएं हैं, बहुत छोटा एक्ट है। और 25 क्वेश्चन, हर एक धाराओं को निचोड़ करके, तोड़ मरोड़ करके हर एक क्वेश्चन बनाया गया है। कोशिश यह है कि आपके पेपर में प्रश्न बाहर ना जाए। और साथ में एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी 5 बजे वाली क्लास है, जो शुरू के 3 दिन आपकी चलती है किसकी, हिस्ट्री की, और लास्ट के 3 दिन चलती है आपकी ज्योग्राफी की, अब वो 9 बजे हुआ करेगी। ठीक है, तो आशा करता हूं इतनी सब जानकारियां और इतनी सारी एक्सप्लेनेशन, हाँ, आप तक पहुंच गई होगी। अब बिना देरी करे अपने कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं और मौज करते हैं, ठीक है। एक कोई मेरे को बोल रहा था कमेंट में, जब मैंने शॉर्ट्स बनाया था, सर आप बात बहुत करते हो, तो मैं एक काम कर लूं, ऐसे पढ़ाया करूं, ऐसे पढ़ाया करूं। हम्म 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 हम्म। अरे भाई, जब पढ़ाने का काम है तो बोलने का ही काम है। एक बात बताओ, हाँ, बोलने का ही हमारा काम है, बोल करके ही चीजें पढ़ाई जाती हैं। चलिए, तो लास्ट हम कहाँ तक थे वो बताने का प्रयास करें। हाँ हाँ, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो आराम से, प्रेम से पढ़ें, सब चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां तक मुझे याद है, हम लोगों ने धारा 17 तक देख लिया था, और आज हम लोग धारा 18, जो देखो मैं फिर बता देता हूं, काफी सारे बच्चे बोलते हैं एस से क्या मतलब है। एस स्टैंड्स फॉर सेक्शन, और इसी को धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटे, इसी को धारा कहा जाता है। ठीक है, धारा कहा जाता है। तो आज हम जो यहाँ पर सेक्शन देखने वाले हैं वो है हमारा सेक्शन 18, और मेरा पूरा मन है कि मैं BNS को पूरा हाथ से लिख करके पढ़ाऊं, और सेम BNSS को पढ़ाऊं। तो हो सकता है अपने को इसमें 2 महीने लग जाएं, बट तसल्ली हो जाएगी, आपको शांति मिल जाएगी आपको, ठीक है। सेक्शन 17 तक हमारा हो चुका है। सेक्शन 18 किस बारे में बात करता है, इसको आपको ध्यान देखो। विधिपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना, विधिपूर्ण, विधिपूर्ण कार्य करते हुए, विधिपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना, विधिपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना,
दुर्घटना, एक्सीडेंट, विधि पूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना। देखो, अब क्योंकि हम अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम ही है साधारण अपवाद, यानी कि ऐसे अपराधों की वहां पर चर्चा करी जाएगी, ऐसे ऑफेंसेस की वहां पर चर्चा करी जाएगी जिसको क्षम्य अपराध बोला जाता है, जिसको क्षमा योग्य अपराध बोला जाता है, साधारण भाषा में जिसको बचाव बोला जाता है या उसको छूट बोला जाता है। कोई अपराध अपराध की श्रेणी में तभी आएगा जब उसके पीछे क्रिमिनल माइंड सेट होगा और कार्य करते हुए उस कार्य की प्रकृति और परिणाम यानी कि नेचर और रिजल्ट इन दोनों का बोध होगा, तभी वह क्या कहलाएगा, हाँ तभी वह क्या कहलाएगा, तभी वह कार्य अपराध कहलाएगा, तभी वह कार्य अपराध कहलाएगा। हाँ ठीक है, चलिए। तो विधिपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना, ये क्या है, तो विधिपूर्ण कार्य, विधिपूर्ण कार्य का मतलब क्या है, आपका लीगल, आप कोई भी काम जो है वो लीगली कर रहे हो विधिपूर्ण कार्य करते हुए, बट वो काम करते हुए क्या हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या उसमें बचाव मिलेगा, तो आपको इसमें लिखना है कि विधिपूर्ण कार्य करते हुए यदि दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बचाव मिलेगा, छूट मिलेगी, है ना, बचाव मिलेगा और छूट मिलेगी। अब विधिपूर्ण कार्य का क्या मतलब है, ठीक है, छूट मिलेगी, छूट मिलेगी। अब ध्यान से, विधिपूर्ण कार्य, तो विधिपूर्ण कार्य का क्या मतलब है, जैसे देखो सपोज करो कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है और उसके सामने कोई व्यक्ति एकदम से आ जाता है, उसकी मोटरसाइकिल है या कार है या गाड़ी है या ट्रक है, कुछ भी है, उसके नीचे आया, कुछ और चोट लगी और खत्म हुआ। तो वहां पर अब आदमी तो मरा, तो जिसका व्यक्ति मरा है, जिसके घर का कोई व्यक्ति गया है, वो तो कहेगा कि तुमने हत्या करी है, बट वो कहेगा कि भाई मैंने जानबूझ के थोड़ी करी है, ये मेरे सामने आ गया, मैं क्या करूं। तो फिर आप वकील के पास जाओगे, वकील आपको सांत्वना देगा कि भाई देखो सुनो, आप विधिपूर्ण कार्य कर रहे थे, भारत में या देश विशेष विश्व के किसी भी कोने में वाहन चलाना कोई गैर कानूनी अपराध तो है नहीं, परंतु विधिपूर्ण वह तब माना जाएगा जब आप विधिपूर्ण साधनों का प्रयोग कर रहे हो, है ना, और उसके जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हो, आपके पास जो गाड़ी है उसको आप एक नियंत्रित स्पीड में लेके जा रहे हो, आपकी स्पीड लिमिट है, आप सही डायरेक्शन में चला रहे हो, रॉन्ग साइड नहीं चला रहे हो और पूरी सावधानी बरत रहे हो, तो अगर इन सब चीजों को फुलफिल करते हो, डॉक्यूमेंट भी है, गाड़ी भी सही है, स्पीड भी सही है, ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो कर रहे हो, ये सब चीजें, तब वह कार्य माना जाएगा कि आपने विधिपूर्ण है। मान लिया आपने स्पीड लिमिट है वहां पे 60 की, आपने 130 बुलेट भगा रखी है या गाड़ी 150 चला रखी है और किसी को मार दिया, हो गए भाई आदमी गाड़ी भी नहीं चला सकता क्या देश में, भाई जेता मत बने, यहीं लाठी रखी है यहीं। ये विधिपूर्ण कार्य तब तक रहेगा जब आप पूरी सावधानी के साथ चीजों को कर रहे होंगे और चीजों को जान रहे होंगे। तो विधिपूर्ण कार्य के लिए कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वो शर्तें कौन सी हैं, सबसे पहली शर्त है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बाद में इसको नीचे ले आएंगे, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले उचित सतर्कता बरती जाए, क्या हो, उचित सतर्कता, सतर्कता मतलब कि विद ड्यू केयर, आप पूरी केयर कर रहे हो, ये नहीं धूम मचा ले ऐसे कर दिया ना, ऐसा नहीं है। भारत में बहुत सारे, मतलब भारत में लगभग साल में 5 लाख लोग मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में, और उसमें से ज्यादातर कारण होता है रॉन्ग साइड चलना या ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करना। तो उचित सतर्कता या सावधानी से किया गया कार्य, ये पहली शर्त है, सावधानी से किया गया कार्य, यानी कि जो कार्य होना चाहिए वो पूरी सावधानी से हो और पूरी सतर्कता से होना चाहिए, तब वह लीगली किए गए काम के होने के दायरे में आता है। सेकंड पॉइंट इज, क्या कहता है कि बिना आपराधिक आशय या ज्ञान के, उसके पीछे कोई भी आपराधिक आशय नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी आपराधिक आशय या ज्ञान के, आपराधिक आशय या ज्ञान के ना, आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, वह विधिपूर्ण कार्य कब माना जाएगा, इसको मैं पूरा ही कर देता हूं,
जिससे अपने को कोई दिक्कत ना हो। विधिपूर्ण कार्य कब माना जाएगा? जब पहली बात है पूरी सतर्कता यानी कि पूरी केयर और पूरी अटेंशन से आप उस काम को कर रहे हैं। दूसरी बात है उस कार्य को करते हुए आपकी कोई भी क्रिमिनल माइंडसेट नहीं है, आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, और ना ही आपको उस काम को करते हुए ये नॉलेज है, ये ज्ञान है कि इसको करने से ऐसा हो सकता है, तब वह कार्य विधिपूर्ण कार्य की श्रेणी में जाएगा। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट इस क्या है कि विधिपूर्ण साधन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? विधिपूर्ण साधन। विधिपूर्ण साधन, विधिपूर्ण साधन से वह कार्य कैसे होना चाहिए? विधिपूर्ण साधन से वह कार्य होना चाहिए, वह कार्य होना चाहिए, वह कार्य होना चाहिए विधिपूर्ण साधन से। तो विधिपूर्ण साधन का मतलब ये है कि आपको वह कार्य करने के लिए, आपको वह कार्य करने के लिए विधिपूर्ण साधनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा, देखो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इसका ध्यान रखना, अभी मेरे दिमाग में आया है। एक तो कुल्हाड़ी वाला एग्जांपल आप लोग याद रखना, ठीक है। दूसरी बात है यहां पर आप हथियार वाला एग्जांपल है। तो ये दो एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे और इनसे मैं समझाने का प्रयास करूंगा। विधिपूर्ण कार्य माना जाएगा उचित सतर्कता और सावधानी से किया जा रहा है, बिना आपराधिक आशय या ज्ञान यानी कि क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है और ना ही नॉलेज है। तीसरी बात है विधिपूर्ण साधन से वह कार्य होना चाहिए। नंबर 4 आपका क्या है? दुर्घटना से होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने प्रॉपर प्लान कर रखा है। दुर्घटना या दुर्भाग्य से, दुर्घटना या दुर्भाग्य से। अब देखो यहां पर, अब कोई नास्तिक यदि व्यक्ति होगा, बहुत होते हैं लोग और होना भी चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी जो है, इंडियन फिलॉसफी आस्तिक और नास्तिक दोनों फिलॉसफी से भरी हुई है। अगर आप इस चीज को देखने का प्रयास करो कि आस्तिक किसको कहते हैं, तो आस्तिक कहा जाता है जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करे, उसको आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करे उसको नास्तिक कहते हैं। यह है एक सामान्य परिभाषा। परंतु यदि आप भारतीय दर्शन या इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आस्तिक किसको कहते हैं और नास्तिक किसको कहते हैं, तो नास्तिक की मूल परिभाषा दी जाती है नास्तिको वेद निंदकः, यानी कि जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं उनको नास्तिक क्या कहा जाता है, उनकी फिलॉसफी को नास्तिक फिलॉसफी बोला जाता है। और आस्तिकों जो आस्तिक जो है वेदों में विश्वास करता है उसको आस्तिक कहा जाता है। ये एक प्रामाणिक परिभाषा है आस्तिक और नास्तिक की इंडियन फिलॉसफी में। तो दुर्भाग्य, तो कई कहने लगेगा कि यहाँ पे फिलॉसफी, इसमें लॉ में दुर्भाग्य का क्या कॉन्सेप्ट आ गया। तो दुर्भाग्य अगर यहाँ पर लिखा है तो यहां पर दुर्भाग्य का मतलब कोई भाग्य की बात नहीं है, कोई पंडित जी वाली बात यहां पर बताने का प्रयास नहीं किया है कि एट रैंडम कोई चीज हो जाए, यानी कि जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो चीज हो जाती है। यहां पर इसका मतलब ये है शब्दों के अर्थ उसके संदर्भ के अनुसार ग्रहण किए जाते हैं और आप किसी की विद्वत्ता का और किसी की समझ का अनुमान इसी चीज को देख करके लगा सकते हैं कि वह किस शब्द के अर्थ को किस हिसाब से ढाल रहा है। अगर ऐसा ना होता तो हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में एक शब्द के एक से ज्यादा पर्यायवाची ना हुआ करते, क्योंकि पर्यायवाची शब्द अलग अलग संदर्भों में प्रयोग किए जाने वाले एक तरह से उपागम हैं, ये बात जाननी चाहिए। तो पहली बात है कि उचित सतर्कता सावधानी, दूसरा बिना आपराधिक ज्ञान और आशय, तीसरा विधिपूर्ण साधनों से, चौथी बात है दुर्घटना और दुर्भाग्य से। तो ये 4 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रख लेने। जैसे अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर, अगर अब एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल देखो आप, अगर आपको यहां पर चीजें समझ में आ गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज करो कि ए एक व्यक्ति है, सपोज करो क्या है, ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है, ठीक है, बी एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और ये भी एक व्यक्ति है, ये भी एक व्यक्ति है, ये भी एक व्यक्ति है, और ये दोनों के दोनों व्यक्ति मान लिया आदिवासी हैं, ठीक है। बेचारे कौन है? आदिवासी, आदिवासी लोग हैं। अब आदिवासी लोगों को क्या होता है, उनके वन अधिकार होते हैं। जब एक परीक्षा हुई थी आपको पता होगा कुछ समय पहले, हाँ, कुछ लोगों ने वह परीक्षा दी भी होगी, और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार वह परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश वन दरोगा की, जो यूपी SSSC के माध्यम से हुई थी। तो मैंने उसमें
26 इंपोर्टेंट टॉपिक आए थे, उन सबको मैंने पढ़ाया था। तो उसमें वन अधिकारों की चर्चा भी होती है। तो वन अधिकारों के अंतर्गत क्या होता है, वन अधिकार इन लोगों के होते हैं जिसमें ये लकड़ी वगैरह भी काट सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं। वन उत्पाद जो होते हैं, वन उत्पाद जिनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, क्या कहते हैं, जिनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, उनको भी ये लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज करो कि एक दिन की बात थी, ए और बी दोनों के दोनों लकड़ी काटने गए हुए थे। इसके पास भी एक कुल्हाड़ी है, ठीक है, इसके पास भी एक कुल्हाड़ी है, और महोदय बी के पास भी एक कुल्हाड़ी है। अब दोनों, सपोज करो कि एक सुंदर सा पेड़ हम लोग बनाएं, तो ये एक पेड़ है, और एक पेड़ हम यहां पर बनाएं तो ये एक पेड़ है। तो दोनों के दोनों, ए तो लग गया यहां पर, ए तो लग गया यहां पर, और बी लग गया यहां पर, और दोनों क्या काम कर रहे हैं, कुल्हाड़ी की मदद से इसको काटने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कुल्हाड़ी ये है और कुल्हाड़ी की मदद से काटने का प्रयास कर रहे हैं। तो ए खट 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 ऐसे मार रहा है, बी भी खट खट मार रहा है, परंतु हुआ क्या कि ए के कुल्हाड़ी का जो ऊपर वो होता है, जो जिसको प्रॉपर एक्स बोला जाता है, ए एक्स ई एक्स, वो निकला और निकल करके और सी के सिर में जा लगा, है ना। कुल्हाड़ी का कुल्हाड़ी का सिरा कुल्हाड़ी का सिरा कुल्हाड़ी का सिरा कुल्हाड़ी का जो सिरा है वो बी के सिर में गड़ गया, है ना। ए की कुल्हाड़ी का बी के सिर में गड़ गया, सिर में गड़ गया, और भाई गड़ गया तो यहां पर बी मर गया। सपोज करो क्या हो गया, बी की डेथ हो गई, बी मर गया। तो अब इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए, अब अगर ये दोनों ही वहां पर गए थे और बी मारा गया, तो स्थिति ये बनेगी कि गांव में आने वाला व्यक्ति या आदिवासी इनके जो भी लोग हैं वो सीधे इस बात को बोलेंगे, भाई तू तो उसको मार लाया। परंतु जब कोर्ट में मामला जाएगा और साक्ष्य प्रस्तुत करे जाएंगे, तो एक कहेगा कि साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। ये बोलेगा कि सर ये जो मेरी कुल्हाड़ी का फाल है या जो कुल्हाड़ी का लोहे वाला हिस्सा है वो एकदम से चटक करके निकला और इसके सिर में जाकर के गड़ गया, ये मर गया। तो फिर यहां पर ए को बचाव मिलेगा, परंतु आपको अब इन चारों कसौटियों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जज एकदम पूछेगा ए से कि चलो भाई बी मर गया, ये दुर्घटना और दुर्भाग्य है, ये बात तो समझ में आई कि एक तरह से एक्सीडेंट हो गया है। क्या हो गया है, एक तरह से ये एक्सीडेंट हो गया है। क्या मुझे ये बात बताओ कि जब तुम कुल्हाड़ी चला रहे थे तो तुम्हारी कुल्हाड़ी प्रॉपर सेट थी कि नहीं थी, है ना, तुमने पूरी सावधानी और सतर्कता बरती थी कि नहीं, तुम ठीक ढंग से चला रहे थे नहीं चला रहे थे। तो एक कहेगा कि हाँ साहब मेरी कुल्हाड़ी जो थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, जब हम लकड़ी काटने जाएंगे तो अच्छी कुल्हाड़ी लेकर के जाएंगे, पर वहां पर लकड़ी इतनी ज्यादा टाइट थी कि जैसे ही मैंने मारा वो उचका और उचक करके सीधे वो वहां से कुल्हाड़ी से निकल गया एक्स। तो पहला है कि उचित मतलब क्या हुआ, उचित सतर्कता और सावधानी से काम हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, वो उससे पूछेगा कि तेरा कोई क्रिमिनल इंटेंशन तो नहीं था इसको मारने का, या आशय तो नहीं था, या तुझे ज्ञान तो नहीं था कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। बोले नहीं सर, आप किसी से पूछ के देख लीजिए, या कोई भी सबूत गवाह इसके द्वारा पेश किए जाएंगे कि मेरी तो उससे मित्रता थी, मैं तो बहुत आहत हूं कि मेरा दोस्त दुर्घटना और दुर्भाग्य चला गया। तीसरी बात है, वो कहेगा कि तुम जंगल में पेड़ काटने क्यों गए थे, पेड़ काटना तो आपके भारतीय वन अधिनियम के खिलाफ है। तो तुरंत बोलेगा माई बाप हम लोग आदिवासी कम्युनिटी से हैं और हमारे लिए भारतीय वन अधिनियम हो या कानून हो, हमारे वन अधिकार हैं कि हम जंगलों से फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट कर सकते हैं, लकड़ियां। तो यहां पर जब जज के सामने ये सारी चीजें आ जाएंगी कि पूरी सावधानी और सतर्कता से कोई कार्य हुआ था, ठीक है, और कोई भी आपराधिक आशय नहीं था और ना ही कोई आपराधिक उसका ज्ञान था। तीसरी बात है क्या किया गया था, तीसरा जो पॉइंट है हमारा कि विधिपूर्ण साधन, यानी कि कुल्हाड़ी बिल्कुल ठीक तरह से चलाई जा रही थी और उनके अधिकारों के अंतर्गत चलाई जा रही थी। और चौथी बात है ये एक्सीडेंट हुआ है। तो इन चारों परिस्थितियों में कसते हुए इन सारी चीजों को जज बोलेगा कि भाई ये एक दुर्घटना है, ये एक्सीडेंट है जो विधिपूर्ण कार्य करते हुआ है, इसलिए ए को हम लोग क्या देते हैं, ए को हम लोग छूट दे देते हैं, ए को हम बाइज्जत बरी कर देते हैं, क्योंकि ये अपराध क्षम्य अपराध है। ये अपराध कैसा है, ये अपराध आपका क्षम्य अपराध है, क्षमा योग्य अपराध है। इसको एक तरह से अपवाद की श्रेणी में आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा दुर्घटना, हाँ हो सकता है क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। दुर्घटना, दुर्घटना, हाँ बेटा ऐसा हो जाता है कई बार। ये मैं
पता नहीं रैंडम हो गया है ऐसा, मतलब होता नहीं है मेरे साथ कि मैं वर्तनी की गलती करूं, बट सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो वही चिंतन चलता रहता है, तो वो शरीर अस्वस्थ चल रहा है 2 महीने से, तो दिमाग पर बहुत दवाइयों का बहुत अजीब सा असर रहता है, तो ऐसी स्थितियां हैं। अभी भी मैं गया था तो संदीप चौधरी सर थे, संदीप श्रीवास सर थे, मैं बैठा था, तो भाई क्या हुआ कि तीनों ने भोजन किया, भोजन करने के बाद तीनों निकालते हैं अपने अपने बैग और उसमें से निकालते हैं दवाइयों के पुस्तड़े, लिफाफे, और भाई साहब इतनी इकट्ठी करी, और मैं भाई ये क्या हो रहा है, भाई ये जो मेहनत होती है ना एक ही जन्म मिला है, पढ़ा लो एक ही जन्म मिला है, तीनों ने दवाइयां खाई। तो उसका कारण ये है कि सुबह से शाम तक जब बोलते हैं, पूरा अपने आप को रखते हैं, नींद सपने भी यही आते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। हाँ, अभी अभी स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है मेरा, अभी भी दवाइयां चल रही हैं। कल कल नहीं, परसों भी डॉक्टर के पास सही होके मैं आया हूं, पर राहत बहुत है। ठीक है, अब बताओ मुझे कि सब चीजें समझ में आई। सर पेड़ काटना भी तो अपराध है, इसीलिए तो मैंने बोला यहां पर पेड़ काटना अपराध नहीं, पेड़ काटना अपराध नहीं है, परमिशन लेकर के वन विभाग से काटा जा सकता है, और आदिवासियों के वन अधिकार होते हैं, तो विधि पूर्ण कार्य यह पूरा का पूरा माना जाएगा। बताओ, हाँ, ए अगर झूठ बोल दे तो कुछ नहीं, अगर ए तो कोर्ट में यही तो खेल होता है, आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत या साधारण अपवादों में ही तो वकील खेलते हैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए। बोलो समझ में आया कॉन्सेप्ट? हम्म, बताइए, समझ में आया कॉन्सेप्ट? हमको वकील नहीं बनना है हमको वकील नहीं बनना है, हमको चीजों को अच्छे से समझ लेना है। बताओ समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है? आवाज आवाज नहीं आ रही है, आवाज ठीक आ रही है? हाँ, मैं एक बार थोड़ा देखता हूँ उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं, मेरे हिसाब से सब चीज़ ठीक है। नहीं, ऑफ लेन लेना है भाई, मैंने ले लिया था ऑफ, जो विनायक बैच चल रहा था उसमें 10 दिन मेरी छुट्टी रही थी, और लगभग 10 से 12 दिन मैंने क्या किया था कि थोड़ी सी इशू हो गया था मुझे, मैंने एक ही हफ्ते में 3 मैराथन ले ली, एक 5.5 घंटे की, उसके एक दिन बाद 12 घंटे की, उसके एक दिन बाद 8.5 घंटे की। तो भाई मेरे को हो गया एसिड रिफ्लक्स, और यहाँ पे आ गई स्वेलिंग स्टमक में, और ईसोफेगस जो होता है, आमाशय जो ग्रास नली होती है, वो जो वॉल्व है वो जोर पड़ गया उस पर, वो ढीली हो गई, इस तरह की स्थितियां बन गई थी, और पूरा लीवर में भी स्वेलिंग टाइप हो गई थी। तो ऐसा हो जाता है भाई जुनून जुनून में काम हो जाते हैं। सेक्शन 19, सेक्शन 19 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। बड़ी हानि को होने से बचाने के लिए छोटी हानि कारित करना, बड़ी हानि को होने से बचाने के लिए, होने से बचाने के लिए, बड़ी हानि को होने से बचाने के लिए छोटी हानि कारित करना, छोटी हानि कारित करना, छोटी हानि कारित करना, बड़ी हानि को होने से बचाने के लिए छोटी हानि कारित कर देना, छोटी हानि कारित कर देना, इसको थोड़ा ध्यान रखें। जैसे अब यहां पर मैं ना एक एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। जैसे सपोज करो, इसके लिए बड़ा प्यारा एग्जाम्पल दिया जाता है, बड़ी हानि और छोटी हानि, बड़ी हानि और छोटी हानि। इसके लिए अल्टीमेट एक एग्जाम्पल है। सपोज करो कि यहां पर एक बोट है, मैं बना देता हूं, अब पता नहीं जैसी बनेगी बन जाएगी, अब तुम ये मत कहना ये केला लग रहा है हाँ, ठीक है, ये बन गई हमारी एक नाव। ठीक है, ये हमारी एक नाव बन गई, और इसमें क्या बैठे हुए हैं, इसमें यहाँ पर ये कैप्टन साहब हैं, ये कैप्टन साहब, नीचे का हिस्सा नीचे है, और इसमें तमाम लोग और भी हैं। इन डॉट डॉट्स को क्या मान लीजिए, इन डॉट डॉट को आप और लोगों, ये ऊपर है, ये कौन है, कैप्टन साहब है, ये जहाज है, एक जहाज है ये, और ये कैप्टन साहब हैं। अब सपोज करो, अब सपोज करो ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में आपका आगे बढ़ रहा है, और इधर अब सपोज करो यहां से एक छोटी नाव आ रही है। ठीक है, हाँ, मैंने बोला है कि इसको मत बोलना ये केला लग रहा है कि भाई मास्टर जी तुम तो ये तो वाकई में यार केला लग रहा है, रुको 1 मिनट, इसको ठीक करता हूं मैं। हाँ, ठीक है, ये हमारी डोंगी बन गई है। इसमें सपोज करो 2 आदमी बैठे हुए हैं, एक ये बैठा है चंपक लाल,
और ये बैठा है मीना लाल, ये दो आदमी बैठे हुए हैं। ये भी इधर की तरफ आ रहे हैं सपोज करो, और एक नाव यहां पर कैसी है, एक यहां पर इससे भी बड़ा पोत आ रहा है, ठीक है, यहां पर एक इससे भी बड़ा पोत आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर ऊपर बैठे हैं कैप्टन साहब, ये थोड़े से मोटे हैं क्योंकि बड़े जहाज के हैं, और यहां पर आप ये मानो इतने लोग हैं, ये मल्टी स्टोरी बना हुआ है पूरा, और यहां पर सपोज करो कितने लोग हैं, हाँ, यहां पर कितने हैं सपोज करो, यहां पर 200 लोग हैं, ये कितने लोग हैं, ये 200 लोग हैं, और यहां पर ये हैं आपके दो लोग, ठीक है, यहां पर हैं आपके दो लोग, और ये भी इधर की तरफ ही बढ़ रहा है रास्ता। यानी कि आप एक कंडीशन समझ के देखो, आप एक कंडीशन एक जानने का प्रयास करो कि एक जहाज है जिस पर कुल मिलाकर के कुछ लोग हैं, कैप्टन है, और वह आगे बढ़ रहा है, वह आगे बढ़ रहा है, और यकायक उसको किसी भी कारण से ध्यान नहीं पड़ा या कुछ भी बात नहीं आई, उसको ध्यान नहीं पड़ा, यकायक उसके सामने दो नौकाएं आ गई, जिसमें एक नौका में 200 लोग सवार हैं और एक नौका में दो लोग सवार हैं, अंपकलाल और चंपकलाल या मीना लाल जो भी कह लीजिए, है ना, ये है कश्मीरी लाल, तीखा लाल एमडीएच का, तो कुछ भी कह लो आप इन्हें। तो अब इसके सामने ये कंडीशन है कि या तो इसको इधर टक्कर मारनी है या इसको इधर टक्कर मारनी है। अब इसका तो जो होगा सो होगा, सामने वाले का इसको देखना पड़ेगा, सामने वाले का इसका देखना पड़ेगा। तब इसके पास मैं बैठा हुआ था, यहां पर मैं भी था, है ना, यहां पर कौन था, यहां पर मैं था, राम, राम नामक एक व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ था, जो अपने आप को ज्यादा बड़ा बुद्धिमान समझता है क्योंकि उसने बीएनएस की कुछ धाराएं पढ़ ली हैं, बच्चों को कुछ पढ़ा दी हैं, बाकी जानता वानता कुछ है नहीं। राम जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से दो चार अक्षर पढ़ लिया और पढ़ाने का प्रयास करता है, पर जो भी है गुरु जी की कृपा से, अपने गुरुजनों की कृपा से पढ़ाने का प्रयास करता है। तो उसने कहा कैप्टन साहब आपको मैं एक बात बताता हूं, ये कंडीशन जब आपके सामने है कि आपको दोनों में से एक जगह टक्कर मारनी ही मारनी है, तो आप ये विचार कर रहे हो कि यार मैं किधर भी टक्कर मारूं, मैं तो गलती मेरी हुई है क्योंकि मैं सो गया था यहां पर, और गलती मेरी है, मैं यहां पे इधर टक्कर मारता हूं इधर भी लोग मरेंगे तो मेरे को फांसी होएगी, इधर टक्कर मारता हूं इधर लोग मरेंगे तो फांसी मेरे को होएगी। मैं कहूंगा सुनो साहब, एक अध्याय 3 करके है बीएनएस में, अभी अभी नया कानून आया है, आईपीसी में भी ये बात थी। तो उसने स्पष्ट रूप से बोला, क्या बोलने का प्रयास किया, कि मैंने बोलने का प्रयास किया कि वहां पर एक धारा है 19, और ये धारा 19 ये कहती है कि अगर बिग लॉस हो, बड़ी हानि हो, तो उसको बचाने के लिए हम छोटा नुकसान कर सकते हैं। तो अगर हम क्या काम करेंगे, अगर हम बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कर भी देते हैं तो हम अपराधी नहीं माने जाएंगे, हमको वहां पर बचाव दिया जाएगा। तो एकदम से ये कैप्टन साहब कहते हैं ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो टक्कर मारते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर इस नाव का नाम, ठीक है, अगर इस नाव का नाम ए है, और अगर इस नाव का नाम या जहाज का नाम मान लो बी है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ बीएनएस ये कप्तान साहब कौन सी नाव में टक्कर मारेंगे जिससे इनको बचाव मिल जाएगा, जिससे इनको हत्या का दोष नहीं लगेगा यदि कोई व्यक्ति मर भी जाता है। नाव ए में टक्कर मारेंगे या बी में, आंसर कर दो, हाँ बता दो। हाँ आदिवासी, अरे क्यों नहीं जाएगा, पुलिस नहीं लेके जाएगी, जो क्रिमिनल मामले होते हैं उसमें पुलिस की तरफ से मामले दायर होते हैं भाई, आदिवासी कोर्ट नहीं जाएगा ना। हाँ अब कल से जो क्लास होगी, हाँ बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, हाँ बहुत बढ़िया। तो उसको पता है कि यहां पर दो लोगों को टक्कर लगेगी, तो दो लोगों के साथ में यहां पर होगी छोटी हानि। वैसे भी है अंपकलाल चंपकलाल, ये एवरेस्ट का तीखा लाल, इन्होंने तो जिंदगी जी ली है, बट अगर मैं टक्कर इधर मार देता हूं तो स्थिति हमारी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो वो इसको बचा लेगा, और कहां पर, नाव ए में टक्कर मार देगा। यदि यहां पर ये दो लोग डेड भी हो जाएंगे तो सेक्शन 19 क्या कहता है कि यदि बड़ी हानि से होने के लिए, बड़ी हानि को होने से बचाने के लिए छोटी हानि कर भी देता है तो उसको बचाव मिलेगा। यदि बड़ी हानि को रोकने के लिए, यदि बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कर भी देता है, छोटी हानि कर भी देता है, छोटी हानि कर भी देता है, तो उसे बचाव मिलेगा।
तो उसे बचाव मिलेगा। तो उसे क्या मिलेगा? उसे बचाव मिलेगा, उसे छूट दी जाएगी कि भाई ये क्या करता बताओ। अब 2 मरते या 200 मरते, तो 200 आदमी कहीं पर मर रहे हो तो 2 ही मरना ठीक है, 2 मर जाएं। अब एकदम से कोई बोलेगा कि हाँ, जिनके घर से 2 जा रहे हैं उसको, हाँ वो तो बात है ही है भाई। हाँ देखो, दुनिया में न जाने कितने लोग रोज मरते हैं, बट किसी को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। जहां जिसका मोह होता है, जहां जिसका प्रेम होता है वहीं कष्ट होता है। मोह ही दुख का कारण है, ये बात सिद्ध है। मान लिया हमारे गांव में दूसरे कोने पे किसी के घर का कोई व्यक्ति मर जाए, तो हो सकता है हमको दुख ना हो क्योंकि हम उसको जानते ना हो। पर ऐसा हो कि दुर्भाग्य से हर किसी घर में मृत्यु होती है, हमारा ही कोई अपना चला जाए तो हमको दुख होता है, जबकि मृत्यु यहां भी हो रही है, मृत्यु वहां भी हो रही है। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है उनके प्रति हमारी ममता, दुख का कारण है उनके प्रति हमारा लगाव। वही बिछुड़न, वही वियोग दुख देता है। क्योंकि यही तो बात बोल रही हैं गोपियां भी जब योग श्रृंगार पढ़ते हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे, और सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते शाम सिधारे। ये बात आपकी आ जाती है। तो सेक्शन 19 आपके सामने है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया बन गया नहीं? हाँ अब चलो सेक्शन 20 पर। ये सब अपवादों के अंतर्गत हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सेक्शन 20 7 साल से कम आयु के बच्चे का कार्य, 7 साल से, 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य, बालक का कार्य, 7 साल से कम आयु के बालक का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, चाहे वो कुछ कर दे। ठीक है, चाहे वो कुछ कर दे। 5 बजे दूसरी क्लास नहीं है। हाँ, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ। अरे ये कैसे हो गया भाई? 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ देखो, अभी देखना पड़ता है। हाँ, भूगोल की क्लास चल रही है। देखो अभी आज थोड़ा सा ना वो था, पूरा का पूरा आपका शेड्यूल इस तरह का था, तो आप लोग अभी वो कर लो। हाँ अभी क्योंकि जैसा मैनेजमेंट का आदेश रहता है उसी हिसाब से चीजें रहती हैं। तो अभी जो क्लास चल रही है ज्योग्राफी वाली, आप उसको एक बार कर लो। और कल से ये जो 5 वाली क्लास है, जो ज्योग्राफी की चल रही है या हिस्ट्री की चल रही है, ये रात को 9 बजे हुआ करेगी। ठीक है, और मेरी वाली जो क्लास है, ये जो 4 बजे वाली क्लास है, ये 5 बजे हुआ करेगी। इस चीज, हाँ वो टाइम टेबल के लिए मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। टाइम टेबल के लिए मैं बोल देता हूँ कि ये जो हमारा दोबारा से टाइम टेबल बना है, शेड्यूल हुआ है, इसको हम अगेन आपको बता दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, यहां से कल से शुरू करेंगे। 2 धाराएं आज एक्सप्लेन हो पाई हैं, बट आप चिंता मत करो। जी।
ठीक है, ठीक है, तो उस क्लास को आप कर लो, उसके हिसाब से आप देख लीजिए। हाँ हाँ, कैसी बात कर रहे हो सर, अगर दो लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो दो लोग चप्पू चलाएंगे क्या भाई यार, मतलब कुछ लॉजिकल बात तो करो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बैठे हो, ठीक है, आप वो क्लास कर लो, मिलते हैं कल 5 बजे। और अब आज 7 बजे भूलना मत, आज 7 बजे यूट्यूब पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।